स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 या विशेष विवाह अधिनियम 1954, जैसा इस एक्ट के नाम से प्रतीत होता है कि इस एक्ट का नाम विवाह के संबंध में कुछ विशिष्टियों से संबंधित होगा, तो वैसा ही ये एक्ट एक्चुअल में है भी। इस एक्ट को निर्माण करने के लिए या निर्माण करने का आशय ये था कि भारत के अंदर ऐसे लोग जो एक ही धर्म से नहीं हैं, जबकि धर्म इस बात के लिए इजाज़त नहीं देता है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म से बाहर जाकर शादी कर सके, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी को वैध बनाने के लिए इस एक्ट को प्रतिपादित किया गया, लागू किया गया। हालांकि ये एक्ट अब से पहले यानी कि 1954 से पहले भी इफेक्टिव था, लेकिन उस टाइम पर इस एक्ट का नाम स्पेशल मैरिज एक्ट 1935 था। उसके बाद में ये एक्ट डिवाइडेड हो गया और 1954 में पूरी तरह से इसको अमेंड करके दोबारा से लागू किया गया। अब इस एक्ट की अगर हम थोड़ी स्टोरी पर जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि बांग्लादेश में एक्ट जब लागू हुआ या 1935 का जो एक्ट था, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। यानी कि उस एक्ट में लिखा हुआ था कि जब लड़की की उम्र 16 साल से पूरी हो गई है लेकिन 18 साल से कम है, तो ऐसी लड़की को शादी करने के लिए अपने माता पिता को बतौर गवाह शादी में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हिसाब से 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी ही नहीं हो सकती। विटनेस की तो बात ही छोड़ दें कि माता पिता को विटनेस बनाया जाएगा। तो बहरहाल आज के टाइम में जैसा ये एक्ट है वैसा ही एक्ट हमें मानना है, वैसा ही समझना है। पीछे पास्ट में इसकी क्या हिस्ट्री रही, अगर उसको जानना चाहते हैं तो आप एक्ट के बारे में गहनता से पढ़ें और इसकी प्रीवियस एक्ट्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहला सेक्शन किसी भी एक्ट का होता है राइट नेम, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यानी कि इसका एक्ट का नाम क्या होगा और नाम या टाइटल क्या होगा, इसका एक्सटेंट यानी कि विस्तार कहाँ तक रहेगा, और कमेंसमेंट यानी कि लोगों पर लागू कब से होगा। तो अगर इसके नाम की बात करें तो एक्ट के अंदर लिखा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट को विशेष विवाह अधिनियम 1954 कहा जाएगा। अब एक्सटेंड की बात करेगा, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा एक्ट में लिखा है, यानी कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत राज्य में लागू होगा। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में भी लागू था अब से पहले। वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ था कि अगर जम्मू और कश्मीर में शादी हो रही है तो दोनों का ही भारतीय निवासी होना आवश्यक है। और कमेंसमेंट की बात करेंगे तो एक्ट में लिखा हुआ है इट शैल कमेंस ऑन सच डेट विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड इन हिज ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन। यानी कि भारत सरकार जिस दिन गजट नोटिफिकेशन से इस एक्ट को लागू करना कहेगी उस दिन से लागू माना जाएगा। वर्तमान में एक्ट हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान पर लागू है। और इस प्रकार के विवाह जिसमें लोग अलग अलग धर्मों से हैं, या फिर फॉरेन मैरिजेस या फिर सिविल मैरिजेस, जहाँ पर लोग अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पूर्ण नहीं करना चाहते हैं बल्कि सिर्फ शादी को कोर्ट में ही संपन्न करना चाहते हैं, तो ऐसी मैरिज करने के लिए आपको सिविल मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज या फिर स्पेशल मैरिज या फिर इंटर रिलीजन मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज जो भी आपको करनी है वो इस एक्ट के प्रावधानों के अधीन रहकर ही करनी होगी। इस एक्ट के प्रावधान इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि अगर आपकी शादी पहले से हो गई है किसी भी क्रियाकलाप के अनुसार, तब भी आप इस एक्ट के अंदर शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर कन्वर्जन हो चुका था और उसने कन्वर्जन के हिसाब से शादी करी, तो इस एक्ट के अंदर उस शादी को रजिस्टर्ड करने का प्रावधान भी दिया हुआ है। बहरहाल हम उस एक्ट पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ एक्ट्स अभी हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की एप्लीकेबल हो गई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउटफुल होकर ही बात की जाए तो बेहतर है। जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक एक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जिसको लोग मोस्टली इस नाम से जानते हैं, लव जिहाद एक्ट। लेकिन हालांकि उस एक्ट का नाम है द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2020। लेकिन हमें सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, सभी का सम्मान करना है और सभी चीज़ों को कानूनी नज़रिए से ही देखना है। हमें अपनी इंटेंशन या अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। यहाँ पर हमारा जो आशय है वो सिर्फ नॉलेज को आदान प्रदान करना है, बाकी हम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो मोस्टली मैंने यहाँ पर आपको राइट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट यानी कि इस अधिनियम की धारा 1 के बारे में सभी कुछ बता दिया है। अब इस अधिनियम की धारा 2 के पास चलते हैं। तो जैसा कि एक पहले से ही एक
परफॉर्मा मान रखा है या फिर समझ रखा है, तो मोस्टली एक्ट्स जब पारित होती हैं तो उनमें सेक्शन 1 में राइट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट ही देते हैं और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस देते हैं। अगर डेफिनेशंस की बात दी जाए की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं हैं, कुछ ही गिनी चुनी डेफिनेशंस हैं। इसकी जो डेफिनेशन शुरू होती हैं वो ए से शुरू होती हैं और ABCD पार्ट में आगे तक चलती हैं। लेकिन हुआ ये कि जो ए नंबर पे डेफिनेशन बनाई गई थी वो ओमिट हो गई, छिपा दी गई या फिर ख़त्म कर दी गई। अब जो एक्ट की डेफिनेशंस हैं वो 2A नहीं 2B से शुरू होती हैं और 2B में जो सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है जिनसे आप कानूनी तौर पर शादी नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऐसे रिश्ते जिन रिश्तों में आप ना सिर्फ एक सामाजिक तौर पर शादी नहीं कर पाएंगे, बल्कि ऐसा भी है कि ये एक्ट भी आपको डिफाइन करके बता देती है कि आप किन लोगों के साथ विवाह करने के योग्य नहीं हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे जो अपात्र हैं शादी करने के लिए, उन लोगों के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो एक्ट में दी गई है उसको शेड्यूल 1 का नाम दिया गया है। शेड्यूल 1, जब इस एक्ट के सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं, बॉटम में सबसे पहले शेड्यूल 1 दिया है और शेड्यूल 1 के 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग एक रिश्तों की लिस्ट दी गई है कि बहन की बहन, भाई का भाई, माँ की माँ, जो भी है इस तरह के रिश्ते दिए गए हैं, जिनको मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट डिफाइन अगर करना चाहूँ तो मुझे पढ़कर ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं आपको पढ़कर डिफाइन करूँ। जब आपको ज़रूरत पड़े ऐसे किसी रिश्ते के बारे में जानकारी लेने की, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल को खुद रीड आउट कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इसके बाद में प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की जब ये एक्सप्लेनेशन करते हैं, भाई जो रिश्ते हमने बता दिए उन रिश्तों में शादी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्शंस ढूंढते हैं हर जगह पर कि भी कोई अपवाद मिल जाए, मेरी शादी इस जगह हो जाए। तो ये एक्ट आगे डिफाइन करती है कि किन रिश्तों के साथ में ये बात मान्यता रखेगी। इसमें कहा है हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूरिन रिलेशन, यानी कि अगर माता एक है पिता अलग अलग हैं तब ये एक्ट मानी जाएगी। जो रिलेशन है उस हिसाब से, पिता अलग अलग हैं माता एक है तब भी उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर अडॉप्टेड है तब भी उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ की डेफिनेशंस के बाद में एक्सप्लेनेशन दे दी गई है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में सिर्फ वो लोग नहीं आएंगे जो प्योर ब्लड रिलेशन से हों, बल्कि हाफ ब्लड रिलेशन और यूरिन रिलेशन। यूरिन रिलेशन की अगर बात करी जाए तो यूरिन रिलेशन वो होता है जब माँ एक ही होती है और बाप अलग अलग होते हैं, तो इसको यूरिन रिलेशन कहते हैं। और जब बाप एक ही होता है और माँ अलग अलग होती हैं तो इसको हाफ ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं। तो बहरहाल अगर आपको इस एक्ट को पढ़ें और उसके शेड्यूल 1 को आपको किसी वजह से किसी रिश्ते की जांच करने के लिए पढ़ना पड़ जाए, तो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि यहाँ पर हाफ ब्लड और यूरिन ब्लड की भी बात चल रही है और साथ ही साथ अडॉप्टेड लोगों की भी बात चल रही है। अडॉप्टेड लोगों के साथ भी रिश्ता वैसा ही माना जाएगा जैसे हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूरिन रिलेशन के साथ में माना जाता है। अब हम इसके एक डेफिनेशंस के बाद में कुछ डेफिनेशंस जो बची हुई हैं उनको भी पढ़ लेंगे। तो उन डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट की दी है और एक डेफिनेशन दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो सिविल क्षेत्राधिकार जहाँ पर ये एक्ट लागू होती है। एक मान लीजिए कि एक कोई भी आपका ज़िला है, उस ज़िला की एक सिविल न्यायालय है। सिविल न्यायालय की बड़ी अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज या ADJ या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जज जो भी हैं, उनका क्षेत्राधिकार जितना बड़ा है उतने एरिया पर इसका एक SDM या फिर सिटी मजिस्ट्रेट अपनी कार्यवाही कर सकता है। ऐसे लोग अपने उस क्षेत्राधिकार में शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल कोर्ट का मतलब वही होता है जो हमारे यहाँ पर अदालतें, जिला अदालतें होती हैं, उसी को यहाँ पर कोर्ट माना गया है। कोर्ट की डेफिनेशन में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन में वो सभी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में एक डेफिनेशन और दी गई है सिर्फ, उसका नाम है स्टेट। जब हम स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट अलग अलग समझते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो ऐसे नहीं कि उत्तर प्रदेश स्टेट, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह से इस स्टेट का मतलब नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्कुलेट करके चलाती है, इसको पूरा स्टेट का मतलब है यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि संपूर्ण भारत का क्षेत्राधिकार।
स्टेट की डेफिनेशन में आता है। जहाँ पर इसमें स्टेट लिखा हुआ है वहाँ पर पूरे भारत की बात चल रही है, आपके स्पेसिफिक राज्य की बात नहीं चल रही है। क्योंकि कभी कभी मेरे कुछ क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में शादी हो जाती है क्या, हमारे यहाँ पर ख़त्म कर दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट है, पूरे हिंदुस्तान में लागू है। इसमें कहीं पर भी कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। अब मैं आपको एक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की छोटी छोटी दो डेफिनेशन बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में डीप नॉलेज लेनी है या फिर कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर शायद आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9213429598। तो अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में जो स्पेशल मैरिज एक्ट से कंसर्न रखती हो, अगर कोई आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, कोई कंसल्ट करना है, आप मेरे नंबर पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको किसी विशेष विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस विशेष विषय पर आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर सकूं। हम छोटे यूट्यूबर हैं, अभी हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। आप सब्सक्राइबर में देखेंगे तो एक काउंटेड लिमिटेड काउंटेड है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को सर्कुलेट करें और उनसे कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जावेद अहमद आपसे विदा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।